गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नेचर एंड स्कोप को टॉपिक्स को लेंगे। इससे पहले हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखेंगे। इससे पहले हम आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इसको ले लेते हैं। आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर कार्यात्मक संबंधों की विवेचना करना है। आर्थिक भूगोल के उद्देश्य का मुख्य पक्ष है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज और मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज को विकसित करके अधिक से अधिक मानव उपयोगी बनाया जा सके। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग क्षेत्रीय संगठन कहलाता है और मुख्य उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं को क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उसके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन करना है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स सब जगह पर अलग अलग प्रकार से मिलते हैं और रिसोर्सेज भी हमें उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप में मिलते हैं, एक सा नहीं रहता है, उसी अनुसार आर्थिक क्रियाएं होती हैं। किसी भी क्षेत्र पर प्रदेश के वातावरण की शक्तियों और वातावरण के संसाधनों और उन क्षेत्र के मानव वर्ग की पारिस्थितिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं का प्रतिरूप विकसित होता है, उसका अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेंगे। हाँ, इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल के प्रकृति के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे और भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव समाज के क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ जो हैं, हम उन्हें दो भागों में रख सकते हैं। पहला एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट होता है और जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, जिसमें सामंजस्य होता है, और दूसरा होता है जिसमें हम आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो जो मानव समूह है वो दो प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। अगर हम इसे देखें कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो वर्तमान काल है, उसमें आर्थिक भूगोल की प्रकृति बदलती रही है। प्राचीन काल में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के साथ समायोजन करता हुआ करता था। 1860 में औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक भूगोल की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ और इसमें संसाधनों की खोज होने लगी, विभिन्न यंत्रों की खोज होने लगी, तकनीकी विकास होने लगा, वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ। इन क्रियाओं के फलस्वरूप मानव की आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आने लगा। 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक भूगोल में संकल्पनाओं और स्थानीयकरण के ऊपर जोर दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 प्रोसेस हैं इसमें, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड प्रोडक्शन पैटर्न। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज एवं पॉपुलेशन, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, दो चीज़ों के ऊपर आधारित है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इन दोनों से ही निकल के बाहर आता है। और नेचुरल रिसोर्स जो है वो फंडामेंटल बेस हैं प्रोडक्शन के, और रिसोर्स इसमें एज अ प्राइम फैक्टर के रूप में काम करता है और पॉपुलेशन भी एक की रोल के रूप में, फैक्टर के रूप में कार्य करता है। जब ये दोनों एक्टिव होते हैं तो प्रोसेस क्रियाओं के अंतर्गत
प्रोसेस क्रियाओं के अंतर्गत टेक्निक्स, मेथड्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कैपेसिटी टू मॉडिफाई और ह्यूमन चॉइस सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बदल जाते हैं। प्रोसेस फिर दो चीज़ों में बदलता है, जिसमें पहला टेक्निक्स आती हैं, मेथड्स ऑफ रिसोर्सेज आते हैं, यूटिलाइजेशन एंड कैपेसिटी टू मॉडिफाई, उसको हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस के अंतर्गत आता है। दूसरा है ह्यूमन चॉइस सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मानव अपनी इच्छा अनुसार जो उसको उपलब्ध है वो उसमें से काट छाट कर सकता है और उसी के अनुसार वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। देन प्रोसेस के बाद में प्रोडक्शन पैटर्न आता है, जिसमें फिर इसे दो भागों में बांटा गया है, क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सर्विसेज। यहाँ क्वांटिटी मात्रा के ऊपर प्रोडक्शन मिलता है एंड टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़, वहाँ किस प्रकार की कमोडिटीज़ मिल रही हैं उस आधार पर प्रोडक्शन होगा। देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सर्विसेज, उसका वितरण किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये कुछ नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में है। नेक्स्ट हम लेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, विषय क्षेत्र। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज़ें हैं स्कोप में। विषय क्षेत्र में हम तीन चीज़ों को लेते हैं। किसी भी विषय का जो विषय क्षेत्र है वो नेचुरल रिसोर्सेज, मैन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे है। क्योंकि हम आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है नेचुरल रिसोर्सेज और मैन के द्वारा का मिला जुला रूप है, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स, पावर, रिसोर्सेज, रिलीफ, वाटर बॉडीज़ के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं की उपलब्धता का उपयोग करते हुए मनुष्य उसका उपभोग करता है और उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नया रूप देता है। दूसरा इसका क्षेत्र है मैन, जिसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एज ग्रुप, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आदि को हम लेते हैं। जब नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मतलब पर्यावरण और मानव का समायोजन, दोनों का आपस में सहभागिता होकर के ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्राथमिक व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होता था, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गईं और मानव ने उसे उपभोग में आर्थिक क्रियाओं के रूप में लेना शुरू किया, जिसमें प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में, एक्सचेंज, ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सर्विसेज, टीचिंग, लीगल, मेडिकल, हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर देखने को मिलती है। विषय क्षेत्र के बारे में बात करें तो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही वृहत है, बहुत बड़ा है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वह अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। थैंक यू।